2000 की नोट की पाबंदी लाई गई। क्या बोल के लाई गई? हम लोग तो अभी भी चिप्स ढूंढ रहे हैं। तो टीवी चैनल पे बहुत सारे एंकर्स ने शुरू किया था कि 2000 की नोट अगर जमीन में दफना दी जाएगी, समंदर में डूब जाएगी, तो वहां से भी पता लग जाएगा, वहां से आतंकवादी ढूंढ के लाया जाएगा। केंद्र शासित भाजपा के 9 साल देश बेहाल। अभी प्रकाश नागने जी ने पूरे आपको 9 मुद्दे उसको 9 में किया है, वैसा देखने जाए तो 900 मुद्दे हो जाएंगे। देश के हर समाज के, किसानों के, स्टूडेंट्स के, हाउसवाइफ के, महिलाओं के, बूढ़ों के, जवानों के, बेरोजगारी के, महंगेवारी के, इंडस्ट्रीज के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रिफाइनरीज, डैम्स, ऐसे 900 मुद्दे हो जाएंगे कि 9 साल में भाजपा की सरकार ने कोई ऐसा योगदान का काम नहीं किया कि जिसके चलते हुए उन्होंने किए गए वायदे वो कहीं पे पेपर में भी पूरे होते होंगे, ऐसा नजर नहीं आता। बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, महंगेवारी की मार हर आदमी सह रहा है। जो भाजपा वाले 70 रुपए पेट्रोल और डीजल और केरोसिन और गैस 400 रुपए के वक्त आंदोलन किया करते थे, आज वो सारे कैबिनेट में है, मगर एक की भी आवाज कहीं निकलती नहीं। देश के लोगों का आने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर दिशाहीन करना, दिशा भूल करना, सामाजिक एकता को बिगाड़ना, देश की घटना को खत्म करना, ये इनका एक बेसिक एजेंडा है। और देश की घटना कॉन्स्टिट्यूशन को जो खत्म करने का इनका जो बेसिक एजेंडा है, वो इसको चला रहे हैं कॉमन सिविल कोड के नाम से। और कॉमन सिविल कोड के नाम को लेकर के हम देखते हैं मीडिया में भी दो मुस्लिम्स, चाहे मौलाना होंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी के होंगे या एनजीओ होंगे, उनको लाके खड़ा कर देते हैं और डिस्कशन कॉमन सिविल कोड को वो लेके चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम की तरफ, जबकि एक्चुअल बीजेपी का एजेंडा कॉमन सिविल कोड का लाने का है इस देश के अंदर का रिजर्वेशन खत्म कर देना। एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो रिजर्वेशन है इसको ये खत्म कर देना चाहते हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ओबीसी का डेटा मांगा सेंसस का, तो इस सरकार ने 2021 का, जबकि सेंसस के पास डेटा होता है, कैटेगरी वाइज होता है, 2001 का आप सेंसस निकाल के देखो तो आपको डेटा मिलेगा, उसके पहले 1991 का सेंसस आप निकाल के देखो तो डेटा मिलेगा, 2011 का आप सेंसस निकाल के देखो तो आपको डेटा मिलेगा। मगर इस केंद्र की सरकार ने ओबीसी का डेटा के सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड नहीं किया और इस तरह से जुगलबंदी करके सुप्रीम कोर्ट में मैटर को लटका दिया है। उसके चलते हुए पूरे देश में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव, विशेषतः महाराष्ट्र में, नहीं हो रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं। नगर परिषद, महापालिका, जिला परिषद, ये सारे चुनाव उस रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से लटक गए हैं, रुक गए हैं। ये इनका एक एजेंडा है। खाली ओबीसी का रिजर्वेशन इनको खत्म नहीं करना है, तो इनको एससी, एसटी, ओबीसी सभी रिजर्वेशन इनको खत्म करना है। ये उसके पीछे का मेन मकसद है, मेन मुद्दा है। और इसके चलते हुए इसको पोलराइजेशन कैसे करना है, तो कॉमन सिविल कोड, तो कॉमन सिविल कोड की बात करके मुसलमानों को सामने खड़ा कर दिया, तो मुसलमानों का आपत्ति है। मैं ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एससी के रिजर्वेशन में मुसलमानों को जगह नहीं है, एसटी के रिजर्वेशन में मुसलमानों को जगह नहीं है, ओबीसी के रिजर्वेशन में कुछ अंसारी, कुछ जुलाहा, कुछ बागवान, ऐसे कुछ परसेंटेज में ही मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी के रिजर्वेशन में है। इसके अलावा मुस्लिम्स को कहीं जॉब में रिजर्वेशन नहीं है,
कहीं एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं है, मल्टीनेशनल में रिजर्वेशन नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी को के लोगों को अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर क्रिमिनल केस होते हैं तो सीआरपीसी का एक्ट लागू होता है। जो लोग शरीयत के बेसिस पे तलाक नहीं करते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में जाकर के डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। जिनको सिर्फ निकाहनामा नहीं करना है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादी करते हैं। तो मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड आने से वो नुकसान नहीं है जो ये दिखाया जाता है। एक्चुअल नुकसान तो हमारे हिंदू भाइयों का है। जो मुसलमान क्या काम करता है? साइकिल रिपेयर करता है, एसी रिपेयर करता है, हाथ गाड़ी खींचता है, ठैया खींचता है, ट्रक चलाता है, रिक्शा चलाता है, केले की गाड़ी लगाता है, भाजी की गाड़ी लगाता है, क्योंकि उसको रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है। तो इसमें नुकसान हमारे हिंदू भाइयों का है। मगर ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं देश में 2024 के इलेक्शन के पहले, और इसीलिए अभी ऑब्जेक्शन सजेशंस का इन्होंने निकाला कि 1 महीने में कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन सजेशन देना। जब आप इस घटना को ही खत्म कर देना चाहते हैं, आपका उसके पीछे का मकसद ही वो है, तो ऑब्जेक्शन सजेशन लेके भी आप क्या करने वाले? जितने ऑब्जेक्शन आएंगे उन मुद्दों को लेकर के आप इस देश में और पोलराइजेशन करोगे। जनवरी में राम जन्मभूमि का उद्घाटन आप करेंगे, अच्छी बात है। कई सालों से मुद्दा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो आप राम जन्मभूमि का एनकैशमेंट पॉलिटिकल करेंगे। मई महीने में लोकसभा का चुनाव लगेगा, तब तक के आप उसका एनकैशमेंट करोगे। कई तीर्थ यात्राओं पे अभी फ्री गाड़ियां भेजने लग गए, बसेस भेजने लग गए। तो मेन जो लोगों को चाहिए, रोजगार चाहिए। 15 महीने तक किसान बैठे रहे आंदोलन पे, कुपोषण पे। 700 से 800 किसान की जान वहां पर गई। सरकार ने जो किसानों को कमिटमेंट वहां दिया, मेरी मालूमात के हिसाब से तो एक भी कमिटमेंट सरकार ने पूरा नहीं किया। बाकी के तो अमित शाह जी ने कह दिया ये तो जुमले हैं, 15 लाख जुमला है, बाकी के सारे जुमले हैं। मगर जब सरकार में आने के बाद, आंदोलन होने के बाद, जो मुद्दों के ऊपर 15 महीने तक इस मुल्क का किसान बैठा रहा, उसके ऊपर के भी आपके आश्वासन की पूर्तता ये सरकार ने नहीं करी, और कोई भी उसके ऊपर एक शब्द बात करने तैयार नहीं। आज कई महीनों से इस देश को जिन्होंने सम्मान दिलाया इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेयर्स हमारे वहां आंदोलन करते हुए थे, मगर सरकार के पास महीनों महीनों तो फुर्सत नहीं उनसे बात करने। तो इससे आप और हम समझ सकते हैं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। केंद्र में सरकार सिर्फ वापस स्थापन करनी है, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, ये इनका एजेंडा था। मगर आप देखो एक एक राज्य कांग्रेस वापस आती जा रही है। अभी हम कर्नाटका में थे, मैं 15 दिन था, पूरी ताकत से जनता ने वहां पे कांग्रेस को चुन के दिया। और आप देखोगे कि अभी एमपी का चुनाव है, बाकी की जो राज्यों के चुनाव है, वहां पे आपको नजर आएगा कि कांग्रेस कितनी ताकत से वहां पर अपनी बुनियाद बनाएगी। और ये कांग्रेस बुनियाद कैसे बनाएगी? जब सत्ताधारी वचन की पूर्ति नहीं करता है, तब विरोधी पक्ष को जनता आगे लाती है। यही लोकतंत्र की ताकत है, और यही लोकतंत्र ये खत्म कर देना चाहते हैं। इसी लोकतंत्र को ये खत्म कर देना चाहते हैं। मणिपुर जल रहा है, कितने महीनों से जल रहा है, मगर होम मिनिस्टर एक शब्द नहीं है क्या? बताइए मुझे आप। प्राइम मिनिस्टर का एक शब्द नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जब भी ऐसे कोई हादसे कहीं होते हैं कहीं स्टेट में, तो पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर उनको भेजते हैं। तो जो लोग दंगाई है या जो दंगा कर रहे हैं या जो इश्यूज है, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, वहां लोगों से बातचीत करने के लिए
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कमेटी जाती है, डेलीगेशन जाता है, मिनिस्टर्स जाते हैं, मगर मणिपुर आज महीना भर से ज्यादा हो गया, मणिपुर जल रहा है, मगर उसके ऊपर निशब्द, कोई शब्द नहीं, कोई चर्चा नहीं। इस तरह से पूरे देश का हाल। सिर्फ चैनल चालू करके आपको मन की बात सुनाएंगे, मन की बात से पेट नहीं भरता। मन की बात खाली सुनने में अच्छी लगती है, उससे पेट नहीं भरता, रोजी रोटी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। तो 9 साल मोदी जी के सरकार के 9 साल, भारतवर्ष बेहाल, ये हमारा मकसद है, आप लोगों तक के बात को पहुंचाना और आपके माध्यम से जनता के पहुंचाना। तो भाई केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूं, 2000 की नोट की बंदी के बाद से लेके आज तक कितने आतंकवादी हमले इस देश में हुए, कितने हमारे नौजवान, हमारे जवानों ने शहादत दी, कितनी बेरोजगारी खत्म हुई, कितने आतंकी हमले बंद हुए। 2000 की नोट ओवरनाइट रात में आके टीवी पे अनाउंस करके बंद करवा, अभी फिर से अनाउंस कर दिए कि 2000 की नोट फिर से बंद हो जाएगी, सितंबर तक बंद हो जाएगी। अभी आप बाजार में जाते हो तो औरतें बताती है 2000 की नोट दो तो कोई लेता नहीं, हाथ गाड़ी वाला लेता नहीं है। 2000 की नोट के ऊपर 20% पे, 10% पे, 5% पे धंधा शुरू हो गया है। आपको मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ा हूं, महाराष्ट्र टाइम्स की न्यूज पढ़ा हूं कि 20%, 30%, 10% करोड़ रुपया आप दो और इतना पैसा दो। सोने का भाव बढ़ गया, डायमंड का भाव बढ़ गया, मतलब फिर से 2000 की नोटबंदी। मतलब शुरू क्यों करी थी, बंद क्यों कर रहे हैं, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। हम तो इसका पॉलिटिकल एक जवाब समझते हैं कि जब बंद करी थी तभी उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, और अब जो बंद कर रहे हैं वापस 5 राज्यों के चुनाव, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि विरोधी पक्ष के पास अगर पैसे होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या ऐसी इनकी समझ हो सकती है। तो 2000 नोटबंदी का ये मसला है, आतंकियों हमले का ये मसला है, रेल का एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ, मगर रेल मंत्री के ऊपर कोई आंच नहीं। किसी ने अभी यहां पे कुछ कहा कि कांग्रेस के 70 साल में ये हुआ। माधवराव सिंधिया जी ने सिविल एविएशन का एक एक्सीडेंट हुआ, रिजिग्नेशन दिया। रेल मंत्रालय में एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेस के मंत्री थे, उन्हें राजीनामा दिया, मगर यहां कोई चर्चा नहीं। रेल के डब्बे रेल मंत्री ने दिखाया था कि हम इसमें ये ऑटोमेटिक कवच बिठा रहे हैं। तो कितने कवच बिठाए? पूरे देश में कितना लाख किलोमीटर रेलवे है, कितने कवच बिठाए, कितना बजट में प्रोविजन किया, कितना बजट में प्रोविजन का उपयोगिता हुई, एग्जीक्यूशन हुआ, इसका कोई जवाब नहीं। टीवी पे आना है, न्यूज देना है। लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वही सच लगता है, मगर अब जनता की पेट की आग इतनी जल रही है कि लोगों को अब इसके चटके नहीं, अभी चटके नहीं लग रहे हैं, अभी लोग इसमें जलने लगे। जब तुम्हारा घर का खर्चा फॉर एग्जाम्पल गरीब आदमी का 10,000 में चलता था, आज वो 18,000, 15,000, 20,000 पहुंच गया। लाइट का बिल आपको एक एक्स यूनिट के भाव से आया करता था, आज अडानी, अभी कल ही मैं विरार एक प्रोग्राम में गया था तो मुझे एक अडानी का ऑफिसर मिला जो विरार में रहता है, जो यहाँ भयंदर में काम करता है। बोले साहब अभी तो हमारे को इंस्ट्रक्शन है लाइट काट देने का, बिल नहीं भरा लाइट काट दो। तो ये तो हाल है। बिजली कंपनी किसकी? अडानी की। पोर्ट कंपनी किसकी? अडानी की। रेलवे कंपनी किसकी? अडानी की। 20,000 करोड़ रुपए इस देश में किसका आ रहा है ऑफशोर कंपनी से? अडानी का। मगर सरकार उस पर भी जवाब देने तैयार नहीं, किसानों के मुद्दे पे जवाब देने तैयार नहीं। किसानों की आत्महत्या रुकती नजर नहीं आ रही, बेरोजगारी कहीं थमती नजर नहीं आ रही। मेरे पास आज मेरी कंपनी में काम करने के लिए एक एचआर के मैनेजर के पोस्ट के लिए आदमी आया था, मल्टीनेशनल में काम करता है, यादव करके कुछ सरनेम था उसका। तो मैंने कहा तुम मल्टीनेशनल में काम करते हो तो क्यों छोड़ रहे हो? बोले सर ले ऑफ कर रहे। ले ऑफ समझते ना आप, तो काम पे से आदमी कम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स ले ऑफ कर रही है। तो रिसेशन जो है जबरदस्त है। फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ किधर हुई?
हमारी पर कैपिटा इनकम कहां बढ़ी? किसानों की नहीं बढ़ी, मिडिल क्लास की नहीं बढ़ी। किसान 70%, 70% ये देश आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, मिडिल क्लास की आमदनी नहीं बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी किसकी? तो जीडीपी ग्रोथ कहां से हुई? पर कैपिटा इनकम कहां पे बढ़ा? तो देश ने तरक्की कहां पर करी, किस सेक्टर में करी? कर्जा कितना था पहले? 2014 तक ये सरकार जब आई तब 50 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। जब देश में कर्जा बढ़ता है, 140 करोड़ की आबादी है, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा, मतलब आपके ऊपर, हम पे, सबके ऊपर 1 लाख, तो इतना कर्जा आपके हमारे पे बड़ा है। आपको, हमको बुलेट ट्रेन दिख रही है, दिखाया जा रहा है, नवा शिवा का हाईवे दिखाया जा रहा है। भाई साहब, मैं आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि ये डीएमआईसी का प्लान था। डीएमआईसी क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 2006 और 7 में मनमोहन सिंह जी ने जापानीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर के तैयार किया था। जापान के पास जमीन नहीं, उसको अगर इंटरनेशनल मार्केट में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को लेके कंपटीशन में रहना है, चाइना के साथ, वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ या अन्य कंट्रीज के साथ, तो जापान को जमीन चाहिए, इंडस्ट्रीज बिठाने के लिए मैन पावर चाहिए। तो उसने इंडिया के साथ पैक्ट किया और उसमें डीएमआईसी डिजाइन की गई 1500 किलोमीटर इन लेंथ, 300 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर इन विड्थ, जिसमें जेएनपीटी से शुरू होकर के दिल्ली तक के ये सारे मेट्रोस, ये सारी बुलेट ट्रेन, जो मुंबई शहर में सारी आपकी मेट्रोज हो रही है, अंडरग्राउंड हो रही है, जो इतने पोर्ट्स जो अडानी को दे दिए गए हैं, सूरत के, ढानू के या बाकी के, ये सारे डीएमआईसी का पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट है, जो 2006 और 7 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में डिजाइन किया गया। और बहुत सारे प्रोजेक्ट को के लिए 5 से 7 राज्यों में जापानीज कंपनीज के लिए लैंड एक्विजिशन करके जापानीज कंपनीज को दी गई, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज वहां तैयार करें। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जापान के पास पैसा था, हमारे पास जमीन और मैन पावर थी। हम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर डेवलप्ड नेशन है, तो जापान को हमसे सस्ता जमीन, हमसे सस्ता मैन पावर कहीं नहीं मिल सकता। तो ये विन विन सिचुएशन थी इंडिया के लिए। जो पहला मेट्रो का काम शुरू हुआ, उसमें भी जापान गवर्नमेंट की तरफ से कर्जा लिया गया। जो आप मेट्रो आज मुंबई शहरों में देखते हैं, ये पूरा जो मेजर प्लान बनाया गया 2006-7 में बनाया गया। यहाँ पे विलासराव जी मुख्यमंत्री थे। तो लोगों को आज वही हाईवे, वही ब्रिज, वही मेट्रो, वही बुलेट ट्रेन दिखा करके, वही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, झगड़े लड़ा करके, देश में कम्युनल हार्मनी बिगाड़ के, कॉमन सिविल कोड ला करके, कॉमन सिविल कोड लाने का भी नहीं है, मगर उसके ऊपर चर्चा करके देश का माहौल बिगाड़ना, ये इनका मकसद है।